थे, मैं देख रहा था आप लोगों के कमेंट कि भाई प्लेटो का जो सिद्धांत है, जो प्लेटो का चिंतन है वो क्या है? ठीक है, हम में से किस-किस को याद है? तो एक बार बताएंगे कि प्लेटो का चिंतन, प्लेटो का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या है? राज्य को लेकर, ठीक है, उनकी क्या धारणा है? उन्होंने राज्य को लेकर कौन सी थ्योरी दी है? तो प्लीज आप एक बार बताएंगे, ठीक है, सभी लोग कि क्या है? ठीक है, बताइए। प्लेटो कहते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। प्लेटो कहते हैं कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति है, एक जो राज्य का जन्म है, वो किसी चट्टान या वृक्ष से नहीं हुआ, बल्कि मनुष्यों के चरित्र से हुआ है। ठीक है, और वह मनुष्य जो वहां पर निवास करते हैं। क्लियर है? तो प्लेटो बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का जन्म किसी वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं हुआ, बल्कि उन मनुष्यों से हुआ है, वो मनुष्य जो वहां पर निवास करते हैं। अब प्लेटो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में इन तीन में से कोई ना कोई एक प्रकार का गुण अवश्य पाया जाता है। वो तीन गुण कौन कौन से हैं? बुद्धि, साहस और तृष्णा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का गुण होता है, ठीक है, वह अच्छा शासक बन सकता है, क्योंकि शासक होने के लिए बुद्धि और विवेक होना जरूरी है। ऐसे शासक को प्लेटो ने दार्शनिक शासन कहा है। क्या कहा है? ऐसे शासक को प्लेटो ने दार्शनिक शासक कहा है। दूसरा होता है साहस। ठीक है, जिसके पास साहस है वो अच्छा सैनिक बनता है, ठीक है, जो कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो राज्य में सुरक्षा की स्थापना करता है। और तीसरा होता है जिसके पास तृष्णा या वासना है, वो अच्छा बनिया बनता है, मतलब वो अच्छा उत्पादक बनता है। तो इसी तरह से प्लेटो कहते हैं कि बुद्धि तत्व की प्रधानता जो है वह शासक वर्ग में होती है, साहस तत्व की प्रधानता सैनिक वर्ग में होती है, और जो वासना तत्व है, वासना तत्व की प्रधानता, ठीक है, उत्पादक वर्ग में होती है या व्यापारी वर्ग में होती है। तो कुल मिलाकर ये प्लेटो का राज्य है। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो के आदर्श राज्य का जो स्रोत है, द सोर्सेस ऑफ द आदर्श राज्य ऑफ प्लेटो, वो है नैतिकता, वो है निस्वार्थता, वो है ज्ञान और वह है कर्म। क्लियर है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना जिन्होंने की है प्लेटो ने, तो उसकी जो स्रोत है आदर्श राज्य की स्थापना का स्रोत, वह क्या है? वो चार चीजें हैं। आदर्श राज्य की स्थापना का स्रोत वो है नैतिकता, वो है निस्वार्थता, वह है ज्ञान और वो क्या है? कर्म है। तो कुल मिलाकर, और बाकी का मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटो साहब जो है वो बोलते हैं कि राज्य चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, राज्य चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर प्लेटो कहते हैं कि राज्य होने के लिए सबसे पहले न्याय होना जरूरी है। बेसिकली प्लेटो राज्य में सबसे प्रमुख इकाई जिसे मानते हैं, प्लेटो राज्य की स्थापना में सबसे प्रमुख तत्व जिसे मानते हैं, वो न्याय होता है। क्या होता है? न्याय। याद आया? तो प्लेटो बोलते हैं कि राज्य होने के लिए सबसे प्रमुख तत्व क्या है? न्याय है। दूसरा, शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, तीसरा, साम्यवाद होना चाहिए, साम्यवाद परिवार का होना चाहिए और सामूहिक होना चाहिए। और चौथा, एक दार्शनिक शासक होना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक शासक होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो राज्य के चार तत्व होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब यहाँ पर न्याय को वे दो भागों में बांटते हैं। एक व्यक्तिगत न्याय होता है, दूसरा एक सामूहिक न्याय होता है, जिसको आप सामाजिक न्याय कहते हैं। व्यक्तिगत न्याय ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम, ठीक है, पूरे तन मन और धन से करे, मतलब पूरे मनोयोग से अपना कार्य करे, वो लगातार अपने कार्य में दक्षता हासिल करता हुआ चला जाए, लगातार अपने कार्य में वो एक्यूरेसी हासिल करता हुआ चला जाए। सामाजिक का मतलब है एक दूसरे के कार्यों में किसी भी तरह का वह हस्तक्षेप ना करे। दूसरा, शिक्षा। प्लेटो मानते हैं कि चाहे दार्शनिक वर्ग हो जिसमें बुद्धि है, चाहे सैनिक वर्ग हो जिसमें साहस है, या फिर व्यापारी वर्ग हो, ठीक, जिसमें तृष्णा है, उन्हें लगातार शिक्षण के माध्यम से, उन्हें लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से उनके इन गुणों को लगातार हमें, ठीक है, आगे बढ़ाना है। कहने का आशय है कि लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से उनके भीतर ये जो गुण है, उन गुणों का लगातार रिफाइनमेंट करना है। तो शिक्षा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ही हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर पाएंगे। तीसरा होता है साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब है कि उन्होंने इसके लिए संपत्ति और परिवार के निर्माण की बात कही है कि संपत्ति और परिवार भी राज्य में बड़ा जरूरी होता है। बिना संपत्ति और परिवार के आप राज्य की स्थापना को नहीं सोच सकते, उसके लिए बड़ा जरूरी है। फिर है दार्शनिक शासक, कि बिना दार्शनिक शासक के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर हम प्लेटो का आदर्श राज्य देखें, तो प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं होती हैं कि सबसे पहले शासन में दार्शनिकों का प्रमुखता है, मतलब दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन दार्शनिकों का है। ना तो शासन सैनिक वर्ग के हाथों में दिया, ना ही शासन इन्होंने व्यापारी वर्ग के या श्रमिक वर्ग के हाथों में दिया। प्लेटो ने अपने शासन की जो बागडोर सौंपी है, प्लेटो ने जो शासन का प्रमुख अवयव या फिर शासन के संचालन का जो प्रमुख उत्तरदायित्व सौंपा है, वह दार्शनिकों को सौंपा है, जिसके पास बुद्धि और विवेक होता है। दूसरा, प्लेटो के राज्य में निरंकुशता असीमित नहीं है। वे कहते हैं कि जो दार्शनिक शासक होगा वह बुद्धि और विवेकशील होगा। बुद्धि और विवेकशील होने वाला व्यक्ति, जिसके पास बुद्धि और विवेक होगा, वह स्वहित नहीं बल्कि वह परहित में ध्यान देगा। वह उतना ही ज्यादा नैतिक होगा, ठीक है, और नैतिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है वह आदर्श राज्य को संचालित करेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि आदर्श राज्य में न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था जो है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। प्लेटो बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था में एक्चुअली शासकों का नियंत्रण होना चाहिए, शासक वर्ग को नियंत्रण दिया जाना चाहिए। वो शिक्षा व्यवस्था में शासक वर्ग को नियंत्रण दिए जाने की बात करते हैं। इसके अलावा वो सैनिकों के लिए भी शिक्षण प्रशिक्षण की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता वर्ग है, जिसके पास तृष्णा है, वह उसकी शिक्षा पर इतना बल नहीं देते, या फिर आमतौर पर उनका जो सिद्धांत है वह उत्पादकों की शिक्षा व्यवस्था पर लगभग शांत सा रहता है। और फिर वो कहते हैं कि आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी साम्यवाद कर्मच वाला साम्यवाद नहीं है, उनका जो साम्यवाद है वो परिवार और समाज का साम्यवाद है। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? देखिए, तो यहां तक अगर ये बात समझ में आई, मैंने मोटा-मोटा आपको ये सारी बातें बता दी, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी का स्वागत है। मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि आप लगातार अपने नए साथियों को जोड़ते चले जाएं। आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जहां पर भी आप पढ़े हैं, स्वाभाविक सी बात है आपके पास स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग एसएसटी के हैं तो आपके क्लासमेट्स भी एसएसटी के होंगे, तो आप उन्हें बताएं, ठीक है, उन्हें बोले, और ठीक है, आप जल्दी से जल्दी ये कोर्स अवेल कर लें। मैं आपसे बार-बार बोलता हूं, क्योंकि आप जितना जल्दी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, उतना जल्दी आप जो है ना अपने उस टारगेट के लिए सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। आना तो है ही आपको, तो जल्दी आ जाइए, ठीक है ना। और ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे बार-बार बोल देता हूं। क्लियर है? हाँ जी। देखिए, समीर को भी एक दोस्ती बताया है, सभी बोल रहे हैं। लेकिन समीर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शुरू कैसे क्लास लेना। देखो, ये दूसरी क्लास है, तो पहली क्लास जरूर लेना। पहली क्लास लेने के बाद ही दूसरी क्लास लेना, तब आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि भाई बीच में से आप आए और आप कहेंगे कि यार दोस्त ने गलत रिकमेंडेशन कर दिया। जब पहली क्लास देखने के बाद दूसरी क्लास पाएंगे तो आप दोस्त को धन्यवाद जरूर बोलेंगे कि भाई दोस्त तूने बिल्कुल सही बात बताई, बिल्कुल सही रास्ता दिखाया। चलिए ठीक है, ये है प्लेटो। अब हम अरस्तु के बारे में बात करेंगे भैया कि अरस्तु क्या है। देखिए, अरस्तु वास्तव में यथार्थवादी है। अगर मैं अरस्तु के बारे में बात करूं तो अरस्तु प्लेटो की तरह आदर्शवादी नहीं है, ठीक है। अरस्तु यथार्थवादी है। कैसे अरस्तु यथार्थवादी है? अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य का जन्म होता है, एक राज्य का जन्म एक्चुअली तीन संस्थाओं से होता है। उन तीन संस्थाओं में सबसे पहला आता है परिवार, ठीक है। दूसरी संस्था होती है गांव या ग्राम, और तीसरी संस्था होती है राज्य। तो मतलब अरस्तु बोलते हैं कि राज्य का जन्म तीन संस्थाओं से हुआ है, परिवार, ग्राम और तीसरा होता है आपका राज्य। अब जैसे परिवार, मैं हूं, मेरी पत्नी है, ठीक है। अब ये देखना, समझना, मैं हूं, मेरी पत्नी है, और मेरे परिवार के कोई भी मुखिया है। मुखिया मेरे पिताजी हो सकते हैं, मेरे दादाजी हो सकते हैं, और एक सेवक। तो इन सभी की सम्मिलित संरचना को इन्होंने एक परिवार कहा है। लेकिन परिवारों से कुल बनते हैं, देखिए, परिवारों से डायरेक्ट गांव नहीं बनेंगे। ये कहते हैं कि परिवारों से कुल बनते हैं, और फिर वो कुल जो है वो गांव बनाते हैं। कुल क्या बनाते हैं? गांव बनाते हैं, कुल मिलाकर। अब यहाँ पर परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चे? संतान की उत्पत्ति करना और उनका पालन पोषण करना। ये परिवार का प्रमुख कार्य है, परिवार का मुख्य कार्य है संतान उत्पत्ति, पालन पोषण करना। अब आता है गांव। जब हम ग्राम के बारे में बात करेंगे, माफ करना,
चलिए, जब हम गांव के बारे में बात करेंगे तो वो गांव के बारे में बोलते हैं कि गांव जो बना है वो कई प्रकार के देखिए परिवारों के मिलने से बना है। ठीक है बच्चे, अब ये जो गांव बना है, गांव कई प्रकार के परिवारों के ठीक है योग से बना है, कई प्रकार के परिवारों के ठीक है समूह से गांव बना है, लेकिन परिवारों से कुल बना है एक्चुअली, और वो कुल मिलकर उन्होंने गांव बनाए हैं। गांव क्या करेगा? गांव परिवारों को मतलब जिनसे मिलकर वो गांव बना है, गांव उन परिवारों को, कुलों को, उन कबीलों को ठीक है सुरक्षा देगा, उनको धार्मिक शिक्षा देगा। ठीक है, ये गांव का मुख्य कार्य होगा। और फिर सबसे प्रमुख इकाई हो जाएगी राज्य। राज्य देखिए तीसरा सोपान माना गया है, मतलब तीसरा चरण राज्य है। राज्य सबसे ऊपरी चरण है, सबसे बाहरी चरण है, सबसे बड़ा चरण है राज्य। राज्य क्या करता है कि इन सभी को एकत्रित करके इनको एक ठीक है कानून के शासन के अंतर्गत ठीक है शामिल करता है, इन सभी को एकत्रित करता है और कानून के दायरे में बांधता है। राज्य आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, राज्य का काम है बाकी के अन्य को सुरक्षा प्रदान करना। राज्य बाकी के अन्य के विकास के लिए कार्य करता है, चाहे वो परिवार हो या गांव हो। ठीक है, हम सब राज्य से मिलकर बने हुए हैं, राज्य हमसे मिलकर बना हुआ नहीं है। ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि राज्य स्वतंत्र है, राज्य आत्मनिर्भर है। व्यक्ति बिना राज्य के नहीं रह सकता। ठीक है, अगर कोई ये चाहे कि मैं राज्य से स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन कर लूं और मैं सभी प्रकार के ठीक है अपना विकास कर लूं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर ये बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, भी बोलते हैं कि जैसे राज्य एक शरीर है, अगर शरीर का कोई भी अंग कट जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति एक राज्य से बाहर होना चाहे तो शरीर का अंग कट के अपना विकास नहीं कर पाता। शरीर का अंग कोई भी कट जाए तो अपना विकास नहीं कर पाता, लेकिन एक राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से एक शरीर तो बना रहेगा। तो ठीक वैसे ही इन्होंने एक राज्य को एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले आप सब लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किसी भी तरह का 1 मिनट में देखना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, आपकी वीडियोस में बहुत अच्छे, प्लीज एक बार शेयर करो, आप सभी साथी आए हैं क्लास में। ठीक है ना वीडियो, हाँ अच्छा। अब यहाँ पर देखेंगे सब लोग कि ये भाई साहब हैं आपके प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को समझना और यहाँ पर अरस्तु को समझना। अच्छा, अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, आपको पता है ना, अरस्तु कौन है? प्लेटो के शिष्य ही हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है प्लेटो को। ठीक है, प्लेटो साहब क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं कि राज्य का निर्माण किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं हुआ। राज्य का निर्माण किसी वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अगर राज्य का निर्माण किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं हुआ तो राज्य का निर्माण फिर हुआ कैसे है? किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ है? एक मनुष्यों के चरित्र से जो उसमें निवास करते हैं। कैसे हुआ है? मनुष्यों के चरित्र से जो उसमें निवास करते हैं, जो उसमें निवास करते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं? सेकंड पॉइंट, प्लेटो बोलते हैं कि देखिए मनुष्यों में इन तीन में से कोई ना कोई एक गुण जरूर पाया जाएगा। जिसमें बुद्धि पाई जाएगी, ठीक है, वह शासक बनेगा, वह शासक वर्ग के अंतर्गत शामिल होगा। एक बुद्धि और विवेक वह प्रशासन में भाग लेगा। जिसमें साहस पाया जाएगा, ठीक है, वह सैनिक वर्ग का गठन करेगा। और जिसमें तृष्णा पाई जाएगी, तृष्णा पाई जाएगी, वह उत्पादक वर्ग कहलाएगा। उत्पादक वर्ग कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अरस्तु, ठीक है, अरस्तु पर आ जाओ, अरिस्टोटल पर आ जाओ। अरस्तु बिल्कुल अलग है। ये क्या है? ये कल्पना है, ये आदर्श राज्य की कल्पना है। अरस्तु यथार्थ में जीते हैं, अरस्तु यथार्थवादी हैं। अरस्तु कहते हैं कि सब बेकार की बात है। राज्य कैसे बनता है? अरस्तु बोलते हैं कि राज्य बनता है, सबसे पहले होता है परिवार। परिवार में कौन कौन है? परिवार में स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। ठीक है, परिवार में परिवार का एक मुखिया है और इन्होंने दास को भी माना है। पता है, अरस्तु बहुत योग्य व्यक्ति था, बहुत ज्यादा योग्य, और इतना योग्य कि कहा जाता है कि अरस्तु ने हजारों किताबें लिखी। और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और कई मामलों में वो प्लेटो से सहमत नहीं थे। आपको भी पता है, प्लेटो की उन सब बातों से वे सहमत नहीं थे जहां पर प्लेटो एक आदर्श राज्य या फिर एक आदर्शता की बात करते हैं। ठीक है, अरस्तु बोलते हैं कि यार यथार्थ में जियो गुरुजी, ये कहां तुम खामखा की बात कर रहे हो? मनुष्य इतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा तुमसे बना रहे हो। कानून का जो शासन है वही मनुष्य को ठीक है एक दायरे में सीमित करके अच्छा बना सकता है। मनुष्य स्वयं अपने विवेक से और स्वयं अपने अंतर्मन से अच्छा बना रहे। ठीक है, आप इस बात की कल्पना या फिर आप इस बात का गलतफहमी मत पालिएगा। अरस्तु वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल थे और प्लेटो जो है वो एक आदर्श दुनिया में जीते थे। लेकिन हुआ क्या कि ठीक है अरस्तु ने सब कुछ, ठीक है, जो पूरा दर्शन था अरस्तु का, राज्य को लेकर, समाज को लेकर और बाकी का अन्य चीजों को लेकर, वो बड़ा अच्छा था, बड़ा सुगम था, बड़ा सिस्टमैटिक था। लेकिन पता नहीं एक दिन ठीक है अरस्तु ने ऐसा क्या लिख दिया और क्या खाकर लिख दिया, समझ में नहीं आया। उस दिन शायद अरस्तु ने कोई भांग या चरस का नशा किया हुआ था या फिर पता नहीं क्या उनके मन में आया। एक तो उन्होंने ठीक है वर्ण व्यवस्था मतलब दासों को उन्होंने सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत हेय माना, बहुत हेय। एक अरस्तु, यहाँ पर अरस्तु की आलोचना होती है। दूसरा, उन्होंने पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत कम तरह का, उन्होंने कहा कि महिलाओं में कम बुद्धि होती है, महिलाओं में कम विवेक होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में दांत कम होते हैं। तो कुल मिला के तो यहाँ पर जो है ना अरस्तु की बड़ी आलोचना भी की जाती है। और आगे आने वाले जो पश्चिमी विचारक है, जो अरस्तु के बाद आए, जिन्होंने अरस्तु को पढ़ा, वो अरस्तु की खिल्ली उड़ाते हैं इस बात पर कि भाई अरस्तु पता नहीं इस बात को क्या बोल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर तो इन्होंने कहा कि भाई परिवार, ठीक है, ऐसे फिर परिवार से क्या बनते हैं? परिवार से कुल बनते हैं। ये ध्यान रखना, परिवार से कुल बनते हैं या फिर आप कह सकते हैं कबीले बनते हैं। एक ही बात है, कुल या कबीले। ठीक है, आप वैदिक काल में पढ़ोगे, जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, तब मैं आपको बताऊंगा तो परिवार से कुल या कबीले बनते हैं। तो भाई परिवार से कुल या कबीले बने। अब ये जो कबीले हैं या कुल हैं, ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं भैया जी एक गांव, एक गांव बनाते हैं। गांव का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है ना, कि भाई इनको धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता देना कि धार्मिक कार्य करो और सुरक्षा देना कि ठीक है, ये गांव का प्रमुख कार्य है। ठीक है, और फिर कई प्रकार के गांव के योग से, कई प्रकार के गांव के मिल जाने से फिर एक राज्य बनता है। तो राज्य इसमें सबसे बड़ी इकाई है। तो तीन इकाई है, परिवार, ठीक है, दूसरा गांव और तीसरा राज्य। कुल या कबीले तो परिवार से ही मिलकर बने हैं, राज्य सबसे बड़ी इकाई होती है। राज्य सबसे बड़ी इकाई है, बिना राज्य के अस्तित्व ही नहीं हो सकता राजनीतिक व्यवस्था का। बिना राज्य के आप राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतनी सी बात समझ में आई। तो ये प्लेटो का राज्य है, ये अरस्तु का राज्य है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये यथार्थवादी राज्य है। ये जो है ये ऐसा राज्य है जो आज भी आप देख लीजिएगा, वैदिक काल में भी आप जाएंगे तो ऐसा ही राज्य आपको देखने को मिलेगा, मौर्य काल में भी आप जाएंगे ऐसा ही राज्य आपको देखने को मिलेगा। तो ये यथार्थवादी राज्य है। मैं इसे लिखूंगा, ये यथार्थवादी राज्य है। और ये कैसा है? ये कल्पनाशील राज्य है, ये कल्पनाशील राज्य है। चलिए,
बहुत अच्छे यार। ठीक है, एक बार बताओ सिखा। ठीक है, गीता बैसला है हमारे साथ, सालू रानी है, इमरान अली है, शिक्षा सिंह है, नंदिनी गौतम है, संजू वर्मा है, ठीक है ना, सुमंगला कुमारी जी हैं। क्या सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आ रही है? एक बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ पा रहे हैं? डब्ल्यू चौहान जी, सलोनी रावत है, विनीता है, राजकुमार है, ठीक है। माई बेबी एंड मी, कौन है भाई तुम्हारा बीबी, ये बताओ। चलो बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई और उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने कल ही आपसे बोला था, आप मुझे पहले बताइए कि अगर मैं ठीक है सारी चीजों को इस तरह से लिख लिख कर पढ़ाऊंगा तो ठीक है आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे सारी चीजों के, लेकिन इसमें तो समय ज्यादा लगेगा। दूसरा, ठीक है ना, आपको ठीक है मुझे मेंस के लिए भी साथ साथ पढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपसे प्रश्न और उत्तर लिखवाने के लिए पूछे जाएंगे और अभी से मुझे आपके लिए मेंस के लिए आपको तैयार करना है, चाहे वो ज्योग्राफी के हो आप, या फिर वो आप पॉलिटिकल साइंस के हो, आप हिस्ट्री के हो, या किसी भी ठीक है आप विषय के हो। तो अभी से मुझे तैयार करना है। तो मेरे पास ये दो चैलेंज है, एक तो आपका सिलेबस और दूसरा आपको मेंस के लिए तैयार करना, और बड़े आराम से सिलेबस हो जाएगा, आपको परेशान मत होना, आप एप्लीकेशन में आना एक बहुत अच्छे से। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए जो नोट्स तैयार करवाए हैं वो कुछ इस तरह से करवाए हैं, ठीक है, आप सभी को देखने को वो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये तो सिलेबस है, सिलेबस मैंने कल आपको दिखा दिया था। ठीक है, पहला सिलेबस है ऐसा जहां पर मैंने 20 से स्टार्ट किया है आप लोगों के कहने पर। नहीं तो अगर शुरुआत में हम बात करें तो शुरुआत में इसमें राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य क्या होता है, शासन क्या होता है, शासन के अंग क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली क्या होती है, वहां से स्टार्ट किया गया। लेकिन चलिए अब यहाँ पर देखेंगे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। ये आपके नोट्स हैं और मेंस में किस तरह के आपके प्रश्न आएंगे ये मैं आपको अभी से बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज यहाँ पर देखेंगे सब लोग। चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो ने वैसे तो लगभग 36 पुस्तकों की रचना की, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन राजनीतिक चिंतन के महत्व की दृष्टि से उनकी 3 पुस्तकें, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज, इन तीनों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक ही है। ठीक है, प्लेटो एक्चुअली सुकरात के शिष्य थे, सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित थे और जब सुकरात की मृत्यु हुई तो प्लेटो को बड़ा गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपको प्लेटो की कहानी बताई थी कि प्लेटो एक राज परिवार में, एक कुलीन परिवार में, एक सामंतवादी परिवार में पैदा हुए थे। वो राजा बनना चाहते थे एथेंस का, लेकिन जब उन्होंने वहां पर राजनीतिक व्यवस्था में कई सारे दोषों को देखा, उन्हें अनुभव किया, तो फिर उन्होंने इस बात का संकल्प किया कि वो पहले एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था में जो बुराइयां हैं पहले वो उनको दूर करेंगे, और उन बुराइयों को दूर करना उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। उन्होंने एथेंस की तत्कालीन शासन एवं राजनीतिक व्यवस्था के दोषों को अनुभव किया और एक आदर्श राज्य के निर्माण की उन्होंने ठीक है कल्पना की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका सिद्धांत क्या है। प्लेटो बोलते हैं कि राज्य का जन्म किसी वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं हुआ, बल्कि उन मनुष्यों के चरित्र से हुआ है जो मनुष्य वहां पर निवास करते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य में 3 गुण होते हैं, बुद्धि, साहस और वासना। ठीक है, वासना को आप तृष्णा भी कह सकते हैं, वासना कहना थोड़ा सा गलत लगता है, तृष्णा आप कह सकते हैं, इसको भूख भी कह सकते हैं, हंगर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन 3 तत्वों के आधार पर राज्य में भी 3 तत्वों की प्रधानता देखी जा सकती है। बुद्धि तत्व की प्रधानता किसमें होती है? शासक वर्ग में। साहस तत्व की प्रधानता सैनिक वर्ग में, और वासना तत्व की प्रधानता किसमें देखी जाती है? उत्पादक वर्ग में देखी जा सकती है। क्लियर है? इसी तरह से तो ये आपसे पूछा जा सकता है अब प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की जिसका आधार क्या है? देखो आदर्श राज्य का आधार तो आपसे सीधा 1 नंबर में पूछा जाएगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या है और आदर्श राज्य के तत्व क्या है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार और आदर्श राज्य के तत्व अलग अलग हैं। तो आदर्श राज्य का आधार है बच्चे नैतिकता, निस्वार्थ, ज्ञान और कर्म। आदर्श राज्य किसका भैया? प्लेटो का। आदर्श राज्य के ठीक है, एक तो मैंने लिखा आधार क्या है होगा, और दूसरा आदर्श राज्य के तत्व क्या होंगे। राज्य किससे मिलकर बनेगा ये अलग चीज होती है। तत्व का मतलब होता है किन किन एलिमेंट से मिलकर बनेगा। ठीक है, वो तत्व होता है। आधार क्या होता है कि उसमें कौन कौन से मूल्य होंगे। आधार मींस मूल्य होंगे। ठीक है, जानका वैल्यूज, वैल्यूज मूल्य, और तत्व मींस ठीक है एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों आपसे पूछी जाएंगी, और जब ये आपसे पूछी जाएंगी तो आपको तैयार रहना है। और इतना डिटेल तो बच्चे किताबों में भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ठीक है जब आप बहुत गहन स्टडी करते हैं ना तब आप इस तरह की चीजों को पाते हैं। तो भैया ठीक है प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है ठीक है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है नंबर फर्स्ट नैतिकता, मैंने बताया था नैतिकता, ये उसका आधार है नैतिकता। दूसरा क्या है? ज्ञान। तीसरा क्या है? कर्म। देखो कितनी नैतिक बातें हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है ऐसी एक कल्पनाशील दुनिया है। तो नैतिकता है, ज्ञान है, कर्म है, और चौथा है निस्वार्थता, अल्ट्रुइज्म, निस्वार्थता, निस्वार्थता ये है। ठीक है, ये प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार है। प्लेटो बोलते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप तत्व के बारे में बात करें कि तत्व क्या क्या है, तो ये मैंने आपको बताया है कि तत्वों में न्याय है, शिक्षा है, ठीक है, साम्यवाद है, और दार्शनिक शासक है, दार्शनिक शासक है। ठीक है, बस। और देखो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आप सभी ठीक है मुझसे छोटे ही होंगे, और न केवल छोटे होंगे बल्कि आपका एक्सपीरियंस भी कम होगा, क्योंकि आपके सामने ये जो शिक्षा के बच्चे 8-9 सालों से, पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और इन सभी विषयों को वो पढ़ा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक चीज जरूर रोजाना करनी है, जरूर रोजाना करनी है कि एक बार आपको लेक्चर लेना है, लाइव लेना है सभी को। कोई ये मत सोचना कि मैं लेक्चर को बाद में ले लूंगा, आज कोई काम है, आज घर पे रिश्तेदार आया कि मुझे सब्जी लेने जाना है, कि मुझे मार्केट जाना है, कि मुझे ये मुझे वो, कि मेरा दोस्त ने बुला लिया, मेरी सहेली आ गई। नहीं, लेक्चर लाइव लेना है तो लाइव लेना है, डेली लेना है। ये बात सुन लो कान खोल के सब लोग, एप्लीकेशन पे भी। और दूसरा ठीक है, एक बार लेक्चर लेने के बाद ठीक है फिर मुझे रात में सोने से पहले जब भी 11-12 बजे मैं जब भी सोने जाऊंगा तो एक बार मुझे उसकी पीडीएफ खोल के उसका रिवीजन करना है। 2 काम करने हैं, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सब लोग ये 2 काम करेंगे। ठीक है, प्लीज एक बार सब लोग मुझसे प्रॉमिस करो, 2 काम करने हैं। पहला काम क्या? लाइव, और दूसरा एक बार मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए शांति। चलो ओम शांति शांति। चलो प्रॉमिस कर दिया सब लोगों ने। आप में से सभी लोग एप्लीकेशन पे जा चुके हैं, अभी भी कोई ऐसा है जो एप्लीकेशन पे नहीं गया? प्रॉमिस किया है, रिजवी ने बहुत अच्छे, ज्ञानचंद जी ने प्रॉमिस किया है। चलिए बहुत सारे लोग अभी नहीं गए। चलिए ठीक है, लेकिन चले जाना आप लोग एप्लीकेशन पे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ, ये बात समझ में। तो दोनों अलग अलग चीज है। जब दोनों अलग अलग चीज है, कोई भी आपसे पूछे कि भाई ठीक है तत्व क्या है प्लेटो के आदर्श राज्य के तत्व क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ ठीक है प्लेटो स्टेट, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वह तत्व है भैया जी आपका, वह तत्व है आपका न्याय,
वह है आपकी शिक्षा, वह है आपका साम्यवाद और वह है आपका दार्शनिक शासक। ठीक है, क्लियर है? अब आप पीडीएफ पे चलेंगे। पीडीएफ से ये फायदा होता है। तो प्लेटो ने बोला है कि इसके लिए 2 साधनों का आविष्कार किया गया, कार्य विशेषीकरण, दूसरा एकीकरण। अभी छोड़ दो इसको। 3 वर्गों में उन्होंने समाज को विभाजित किया है, शासक, सैनिक और उत्पादक। ये तो हम बिल्कुल पहले लेक्चर से ही पढ़ते हुए आए हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक 3 वर्ग हैं। देखिए शासक में क्या होना चाहिए बच्चे? बुद्धि। सैनिक में क्या होना चाहिए? साहस। उत्पादक में क्या होनी चाहिए? तृष्णा। बोलो क्लियर है? एक-एक पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? अब इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो यहां पर आदर्श राज्य के 4 तत्व देखो। आदर्श राज्य के वही है, शिक्षा है, एक न्याय है, साम्यवाद है और दार्शनिक शासक है। ठीक है, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासक। अब यहां पर सबसे पहले न्याय। देखिए प्लेटो ने न्याय के बारे में बोला है कि न्याय 2 प्रकार का होना चाहिए, एक तो व्यक्तिगत, ठीक है, और दूसरा सामाजिक न्याय। तो प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय क्या है कि हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है, वही करें लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो और उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। ठीक है, अगर जिसमें साहस है वो सैनिक बने, जिसमें बुद्धि है वो शासक बने, जिसमें तृष्णा है वो व्यापारी बने। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में वही कार्य करे जिसके लिए वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है और प्लस पूरी ईमानदारी से करे। ये चीज यहां पर आप ऐड करना कि अपने पूरे मनोयोग से करे, अपने पूरी, ठीक है, सक्षमता के साथ करे, अपनी पूरी दक्षता के साथ करे, अपना पूरा 100% दे। दूसरा क्या है? सामाजिक न्याय। कि समाज के जो 3 वर्ग, ठीक है, अपने अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकेगी। क्लियर है? तो देखो सामाजिक न्याय, समाज के 3 वर्ग अपने-अपने कार्य करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। जब तक सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकेगी। अब शिक्षा है। देखिए शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा कार्यक्रम प्लेटो ने तैयार किया था और उन्होंने बोला है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने गुणों की पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। जैसे मैं टीचर हूं, अगर मुझे टीचिंग का प्रशिक्षण मिल जाए, ठीक है, जैसे आप लोग जब टीचर बनेंगे ना तो आपको प्रशिक्षण मिलेगा। देखिए ये 100% सत्य बात है। प्रशिक्षण आपको क्यों मिलेगा? आप बीएड करके आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि आपने पढ़ाया है। ठीक है, आप पढ़ाने की स्किल्स से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि कैसे बच्चों को एंटरटेन किया जाता है, कैसे स्टूडेंट को समझाया जाता है, ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप अपनी इस काबिलियत को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मतलब ये जो गुण है आपके पढ़ाने का, आप इसको कैसे और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप और ज्यादा स्टूडेंट ओरिएंटेड हो सकते हैं, किस प्रकार से आप कैसे एग्जांपल्स के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये गुण मुझ में जन्म जाता है। आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर बहुत अच्छे एग्जांपल आप देते हो, ये बहुत कठिन थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत कठिन। आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आज के लेक्चर के बाद आप प्लेटो और आप इसको क्या नाम है अरस्तु को, दोनों को आप बताएंगे, अपने छोटे बहन भाइयों को बताएंगे, अपने दोस्त को फोन करके बताएंगे, भाई प्लेटो का राज्य ये है, अरस्तु का राज्य ये है। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत ये है और अरस्तु की यथार्थवादी राज्य का सिद्धांत ये है। ठीक, प्लेटो का समाज ऐसा है, अरस्तु का समाज ऐसा है। ठीक है, आप बताएंगे, खुल के बताएंगे आप, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। क्लियर है? तो शिक्षा के माध्यम से क्या है? शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने गुणों की पूर्णता को प्राप्त करेगा। क्लियर है? अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है, ठीक, कल को उसकी किसी भी होटल में एज अ शेफ उसकी अपॉइंटमेंट होगी, उसकी नियुक्ति होगी, तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा और अच्छे, मतलब उसके गुणों को और ज्यादा निखारा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब फिर तीसरा आता है साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कि संपत्ति और परिवार का निर्माण बड़ा जरूरी होता है। राज्य बिना संपत्ति और परिवार के नहीं चल सकता। बताओ क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। एक बिना संपत्ति और परिवार के राज्य नहीं चल सकता, तो इसको उन्होंने साम्यवाद कहा है। लेकिन इसमें एक रूपता होने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि एक रूपता होनी चाहिए। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा एक रूपता कैसे होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि दार्शनिक के पास किसी भी तरह का कोई आय का, ठीक, साधन नहीं होना चाहिए। दार्शनिक आय से पूरी तरह से पृथक होना चाहिए। क्योंकि अगर दार्शनिक आय से पृथक नहीं होगा तो उसका अंदर जो है ना भ्रष्टाचार आएगा। ठीक, वह, ठीक है, आय कमाने के उद्देश्य से अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा, वह अपना विवेक संयम खो देगा और ऐसी स्थिति में वो एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में वो सभी के लिए समान रूप से न्यायप्रिय नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दार्शनिक को उन्होंने अर्थ से दूर रखने की बात की है। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक, मोदी जी बेशक कहते हैं हम तो फकीर हैं जी, झोला उठा के चल देंगे, तो फिर भैया इतने महंगे महंगे सूट कहां से पहनते हो? क्लियर है? तो हो ही नहीं सकता भैया कि शासक जो है वो बिना अर्थ के, ठीक है, चल ही नहीं सकता मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर तभी तो आदर्श राज्य है। कहाँ है? आगे आएगा। हाँ, प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए संपत्ति एवं, ठीक है, परिवार के निर्माण पर बल दिया है। संपत्ति एवं परिवार के निर्माण पर बल दिया है। चलो ठीक है, चलिए। अब दार्शनिक शासक। प्लेटो के आदर्श राज्य का केंद्र बिंदु कौन है? दार्शनिक शासक है। दार्शनिक शासक क्या है बच्चे? राज्य को यथार्थ में परिवर्तित कर सकता है। देखिए ये इन्होंने बोला कि वह राज्य को यथार्थ में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि यथार्थता की बात इन्होंने भी कही है, इन्होंने भी वास्तविकता की बात कही है। देखो कई बार क्या होता है, मैं भी आपसे कहूंगी वास्तविकता में जियो। वास्तविकता क्या है कि 24 में से 18 घंटे पढ़ो, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, ये वैकेंसी तुम्हारे लिए ही बनी है। बहुत अच्छा है मेरे भाई, तुम लोग मोटिवेटेड हो जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, घर के काम भी तो करने होते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब भी तो करना होता है। लड़के हो तो बाहर भी जाना होता है, सब्जी भी लेके आना पड़ता है, कुछ जॉब भी कर रहे होगे मेरे भाई, प्राइवेट घर का खर्चा चलाने के लिए, तो वो भी तो सारी चीजें हैं, वो भी तो मैनेज करनी पड़ेंगी। तो वहां पर मैं एक फॉर्मूला देता हूं सभी को। मैं क्या कहता हूं कि आप किसी भी जॉब में हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं या फिर आप एक जगह बैठकर लगातार नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करो, ठीक है, आप एक सिस्टम बनाओ। जैसे आप 2 घंटे पढ़ लो, ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गया और फिर आधा पौन घंटा, ठीक है, चले जाओ मौज मस्ती करने, अपने आप को रिफ्रेश कर लो, फिर बैठो, फिर 2 ढाई घंटा पढ़ लो, फिर आधा पौन घंटा आप घुमाओ। देखो इस तरह से आप दिन में, ठीक है, 3 2-2 घंटे के या 4 2-2 घंटे के, ठीक है, आप स्लॉट निकालो जो भी आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। सुबह जल्दी जग के, रात में सोने से पहले, एक बार दोपहर में, बस ये 3 तो मिनिमम आप निकालो ही निकालो। आप पाएंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगेगी। देखिए ये कभी मत सोचो कि मैं एक जगह बैठूंगा और एक जगह बैठ के मैं आज पूरी रात पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं हमें। अरस्तु ये वाली बात कहता है कि ऐसे 2-2 घंटे निकालो। बात समझ में आ रही है? वो इस तरह से यथार्थ में जीने की बात करते हैं कि भाई ये है, आप देखिए परिस्थितियों से नहीं, मतलब अपना मुंह मोड़ सकते, आपको परिस्थितियों से जूझकर पढ़ना भी होगा। आपको दोनों काम, अब कई सारी गृहिणियां होंगी, कई सारी उनकी छोटी बहनें होंगी, ठीक है, जो जीवन में होंगी, शादीशुदा जीवन में होंगी, बच्चे भी होंगे, तो मैनेज आपको करना है, बड़ा स्वाभाविक है। अब मैं ये कहूं कि नहीं, ठीक है, आप परिवार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, लग जाओ, यार ये बेवकूफी है ना भाई। अब ये कल को तुम मेरे घर पे आ जाओगे मुझे मारने के लिए, मास्टर तुमने ही बोला था। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। प्लेटो वही बोल रहा है कि सबको छोड़ दो। ठीक, प्लेटो उस तरह की बात कर रहा है। अब सोचो वो दार्शनिक से बोल रहा है, शासक से बोल रहा है कि तुम्हें रुपए पैसों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। भाई कैसे हो सकता है ऐसा कि शासक को रुपए पैसे से कोई मतलब ही ना रहे? इज दैट पॉसिबल? बताओ, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता, ये पीछे लिखा हुआ है, पीछे मत देखो, मेरी तरफ देखो। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता क्या है? नंबर 5, दार्शनिकों का शासन है। ठीक है, शासन की सत्ता किसके हाथ में? दार्शनिक के हाथ में। बोलो है? ठीक है ना? शासन की सत्ता किसके हाथ में? दार्शनिक के हाथ में है। तो दार्शनिकों का शासन है। उस व्यक्ति के पास शासन की बागडोर है जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, संयम है। ठीक है, और दूसरा कि प्लेटो के राज्य में निरंकुशता असीमित नहीं है। ठीक है, प्लेटो कहता है कि बेशक राजा को हमने सभी शक्तियां दे दी, फिर भी राजा, ठीक है, एक कानून के दायरे में बंधा हुआ है। बेशक राजा को सारी शक्तियां दे दी गई हैं, फिर भी राजा एक कानून के दायरे में बंधा हुआ है। वह कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेगा।
रहकर ही कार्य करेगा। बात समझ में? नागरिकों के 3 वर्ग हैं। बताओ, नागरिकों के 3 वर्ग कौन-कौन से, मैं आपसे पूछता हूँ। कौन-कौन से 3 वर्ग हैं? ठीक है, एक शासक वर्ग है, दूसरा सैनिक वर्ग है जिसके पास साहस है, ठीक है? और तीसरा, ठीक है, उत्पादक वर्ग है। उत्पादक वर्ग है। देखिए सर, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण है, इसकी बड़ी आलोचना होती है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, जिसके पास सबसे ज्यादा विवेक है, शिक्षा व्यवस्था पर उसी का नियंत्रण है, उसी का अंकुश होना चाहिए। और वे आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब आप इन पॉइंट्स को पीडीएफ पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तो ये आपको आपके दिमाग में बिल्कुल छप जा रहे होंगे। है ना ऐसा? मुझे लगा था कि आज तो संख्या 300 के पास जाएगी हमारे इस लेक्चर में, लेकिन शायद आपने शेयर नहीं किया। प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को बोल दीजिएगा। बेटा अभी ऐप में क्लास नहीं चलेगी ना सुरेश, जब तक यूट्यूब पर है तब तक ऐप नहीं चलेगी, है ना? हाँ, हो जाएगा। यूपीएसआई के पिताजी भी हो जाएंगे इस पॉलिटिक्स से, परेशान मत हो। एक बार प्लीज सब लोग बोलो, प्लीज एक बार सब लोग बोलो, है ना? राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग, बहुत अच्छे। राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग। हाँ, ये नोट मिलेगा बच्चे, ये इसलिए तो टाइप करवाया है, ये नोट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है ना कि हमें पूरा समझा दिया, और पूरा समझाने के बाद ये यहाँ पर पीछे आपके, ठीक है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और जब यहाँ पर आपको दिख रहा है तो बड़ा स्वाभाविक है, ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है, सेव हो रही है कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है। देखिए क्लास में याद हुआ, सभी को क्लास के क्लास में याद हुआ, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाइव देखो, और एक बार जो है ना सोने से पहले आप रिवीजन करो, सारी की सारी चीजें आपको क्लास के क्लास में याद होती रहेंगी। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पहले क्या है कि मैं पूरा समझा दूंगा आपको, एक एक फिगर बना के, और समझाने के बाद पीछे नोट्स होगा, क्योंकि ये जरूरी है तुम्हारे लिए। इसलिए जरूरी है तुम्हारे लिए बच्चे, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स तो आप पास कर जाओगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेंस के लिए भी आपके पास अभी से एक तैयारी होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई। तो उनके अनुसार देखिए आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं, अब ये प्रश्न पूछ लिया कि प्लेटो के आदर्श राज्य की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो जो इन 6 में से नहीं होगी वो नहीं है। बात समझ गए? जो इन 6 में से नहीं होगी वो नहीं है, तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, दार्शनिकों का शासन है, निरंकुशता असीमित नहीं है, ठीक है, आदर्श राज्य में न्याय है, नागरिकों के 3 वर्ग हैं, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण है, और आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था है। सबसे पहले अब यहाँ पर आप पढ़ लेंगे फटाफट फटाफट। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हित में ही अपना हित देखता है, ठीक है ना? दार्शनिक शासक क्या बोलता है बच्चे? प्लेटो क्या बोलता है कि दार्शनिक शासक जो है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है, दार्शनिक शासक की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि वह राज्य के हित में अपना हित देखता है, और उसका एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कि वह अपने नागरिकों के हित में कार्य करे, वह समुदायों के हित में कार्य करे। वो एक श्रेष्ठ आत्मा होता है, श्रेष्ठ आत्मा, वो एक श्रेष्ठ पुरुष होता है, महापुरुष होता है, बिल्कुल हमारे मोदी जी जैसा, ठीक है? उसका ना कोई घर, ना कोई परिवार, ना संस्था, सब उसके लिए एक समान होते हैं, जैसे होते हैं सब उसके लिए, ठीक है? वो कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण अपने अंदर रखता है। अब सोच के देखो ये क्या है, ये आदर्शपना नहीं है, तो बताओ क्या है ये? ऐसा हो सकता है क्या कि एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में कभी श्रेष्ठ, हमेशा श्रेष्ठ ही बना रहे, वो कभी भी अनैतिक ना हो? अरे भाई कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी, ठीक है, जहां पर वह नैतिकता से भटका होगा, ठीक है? होगी। तो सोच के देखो, प्लेटो यही तो है, इसलिए प्लेटो की आलोचना होती है। प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि दार्शनिक शासक राज्य के हित में ही अपना हित देखता है, समुदाय के हितों की पूर्ति करना एकमात्र कर्तव्य समझता है। ठीक है, मैंने माना कि यहां तक है, लेकिन उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण, सभी गुण होते हैं, ऐसा आमतौर पर सामान्यतः संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें देखिए ये समझना है, ठीक है? दार्शनिकों का शासन है, वे बोलते हैं कि निरंकुशता असीमित नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है? क्योंकि वे मानते हैं कि ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई, ठीक है, लिखित कानून या फिर ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसके नियंत्रण में रहकर दार्शनिक राजा शासन करे, ठीक है? ऐसा कोई लिखित संविधान, कोई कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दार्शनिक शासक जो है बाध्य होता है कानूनों के अगेंस्ट जाकर कार्य ना करे, वो बाध्य होता है कि कानून की परिधि के भीतर रहकर ही कार्य करे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वह उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण हैं, उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण हैं, उसके पास विवेक है, बुद्धि है, ठीक है, उसके पास नैतिकता है, ठीक है, उसके पास सत्यनिष्ठा है, उसके पास ईमानदारी है, उसके पास कर्तव्य परायणता है, ठीक है ना? वह स्वहित नहीं परहित की बात करने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता। वास्तव में वो कभी भी निरंकुश, बेशक संविधान का शासन नहीं है, बेशक कानून का शासन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है वह इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे, वह कानून का पालन करे, वह कानून के शासन के आधार पर संचालित हो। ठीक है, देखो यही बात लिखी हुई है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। हालांकि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करें। न्याय, ठीक है, अब न्याय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया बच्चे, ठीक है, कि प्लेटो का जो राज्य है वो एक न्याय पर आधारित व्यवस्था है। प्लेटो का आदर्श राज्य, ठीक है, वो न्याय पर आधारित व्यवस्था है, उसमें न्याय तो होगा ही होगा। बिना न्याय के प्लेटो के आदर्श राज्य की आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 प्रकार के न्याय मैंने बताए, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत का मतलब है कि आप में जो गुण है आप उसके आधार पर अपना व्यवसाय चुनिए, ठीक है, आप अपने गुणों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए। और दूसरा सामाजिक न्याय का मतलब है आप किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करिए, मतलब कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। न्याय का मतलब क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। मेरी बात आ रही है समझ में? कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है, बस इतनी सी बात है। अब 3 वर्ग हैं, आप सब लोग जानते हैं 3 वर्ग हैं, कौन है? शासक, सैनिक और बचे उत्पादक, मतलब बनिया, 3 वर्ग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली विशेषता है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण है। ये मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा व्यवस्था शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का ये विचार होता है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसा राज्य का नेचर है, जिसकी राज्य की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे राज्य की आवश्यकता है बच्चे सैनिक आवश्यकता, तो शिक्षा सैन्य प्रशिक्षण की दी जानी चाहिए। राज्य की आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके लाभ कमाना, तो शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जहां पर उत्पादक वर्ग को तैयार किया जाए। तो शिक्षा राज्य की आवश्यकता और राज्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर देनी चाहिए। शिक्षा राज्य की प्रकृति और राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर देनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पर प्लेटो से सहमत हूँ, यहाँ पर सहमत हूँ वास्तव में, क्योंकि देखो देखिए आप भविष्य के अध्यापक हैं सभी लोग। जब आप भविष्य के अध्यापक हैं तो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ कि आपको ठीक है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, ये जो सिलेबस है ये केवल आपको सिलेबस ही तैयार नहीं करना, ठीक है, ऐसा ही नहीं केवल रटना है, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट भी तैयार करना है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन के साथ, इसी प्रकार की एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है।
ठीक है ना? और आप मान के चलिए विश्वास कीजिए कि मैं देखिए बहुत सारे लेक्चर्स लेकर अब आपकी इस क्लास में आया हूँ। इससे पहले भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं। देखिए कोई एक विषय है नहीं मेरे पास। देखिए विभिन्न विषय हैं, मैं सभी विषयों को पढ़ाता हूँ। हर एक सेगमेंट में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा होगा कि ये बंदा शायद अभी-अभी देखिए क्लास में आया है, इससे पहले इसने कोई सुबह से क्लास ही नहीं ली। देखिए तो वो एक ऑब्वियस सी बात है। देखिए आपके निजी जीवन में कुछ भी चल रहा है सही। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, बात समझ करिए, कोई पारिवारिक कष्ट है आपको, ठीक है, पापा ने डाँट दिया, ठीक है, लेकिन एज़ अ शिक्षक, देखिए जब आप सामने आते हैं प्रेज़ेंट करने के लिए चीज़ों को, तो वहाँ पर आप पूरा अध्ययन करके आते हैं और आप अपना संपूर्ण देते हैं अध्यापन में। ये मैंने आपको ठीक 2 दिन 3 दिन पहले भी बताया था। देखिए तो शिक्षा राज्य की व्यवस्था, राज्य की प्रकृति और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसलिए शिक्षा राज्य के द्वारा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। शिक्षा राज्य के द्वारा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मेरे सभी साथियों की बात समझ में आई, शिक्षा राज्य के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। अब इसके बाद साम्यवादी व्यवस्था, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवारों के लिए साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की ना तो अपनी कोई संपत्ति होती है, देखो शासक और सैनिक वर्ग के लिए कोई संपत्ति नहीं है और ना ही उनका कोई परिवार होता है। अब बताओ यार, ऐसा हो सकता है यार कि शासक और सैनिक वर्ग की ना तो कोई संपत्ति होती है और ना ही कोई परिवार होता है? हैं? तो प्लेटो के आदर्श राज्य में बच्चे अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवारों के एक साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की कोई संपत्ति नहीं है, ना ही उनका कोई परिवार है, मतलब परिवार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि परिवार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो, लेकिन कहने का आशय ये है कि प्लेटो मानते हैं कि जब व्यक्ति परिवार के एक जाल में फंसता है, तो वो कहीं न कहीं बच्चे तटस्थ नहीं रह पाता। देखिए परिवार संस्था ही ऐसी है जो व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ये प्लेटो का मानना है। ये परिवार संस्था ही ऐसी है जो व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। तो इसलिए इस वर्ग को देखिए पारिवारिक उससे दूर रहना चाहिए। बस इतनी सी बात है। दूर रहना चाहिए। आलोचना। अब देखो, अब आप मेंस में कैसे लिखेंगे? मेंस में आ गया कि भाई जो प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत है, देखिए उसकी आलोचना कीजिए या फिर उसकी कमियों को बताइए। प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की कमियों को। तत्व पूछा जाए आप 4 तत्व बता देंगे। न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है और चौथा दार्शनिक शासक है। ठीक है, आधार पूछा जाए आप आधार बता देंगे। ये आधार क्या-क्या है? नैतिकता है, ज्ञान है, कर्म है। बात समझ में आ रही है? तो आप आधार भी बता देंगे। अच्छा, नैतिकता, ज्ञान, कर्म चौथा बताओ क्या है? सही है, मुझे सही याद आया। मैं देखूँ तो सही आप लोग कितने सीरियस होकर इस लेक्चर को ले रहे हैं। वेरी गुड। निस्वार्थता, अल्ट्रुइज्म, बहुत अच्छे। अल्ट्रुइज्म, निस्वार्थता, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग कह रहे हैं लिख कर पढ़ाइए, मेरे प्यारे बच्चे ये सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ा दी थी। देखिए प्रिज़म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, देखिए वो जितना मुझे पढ़ाना था, कल मैंने प्लेटो के आदर्श राज्य को मैंने पढ़ा दिया था। आज तो मैं अरस्तू पे पढ़ाऊँगा, अरस्तू को। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेंस के भी नोट्स हैं, आपको ये नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है? ये आप ये गलतफ़हमी मत पालना। मैं लिख कर ही पढ़ाऊँगा, मैं हाथ से ही लिख के पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें। क्लियर है? ये बात समझ में आया? अब निस्वार्थता, वो हो गया। आलोचना क्या है कि अगर आपसे मेंस में पूछा जाए कि भाई आप आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना कीजिए, प्लेटो का जो राज्य को लेकर सिद्धांत है उसमें क्या-क्या कमियाँ आती हैं? आप कहेंगे स्वतंत्रता का निषेध है। देखिए सभी को समान रूप से स्वतंत्रता नहीं दी गई। देखिए शासक वर्ग को स्वतंत्रता नहीं है, सैनिक वर्ग को स्वतंत्रता नहीं है, वो संपत्ति नहीं रख सकते, वो परिवार नहीं रख सकते। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा, क्योंकि उत्पादक वर्ग को शिक्षा, देखिए उत्पादक वर्ग उसकी हमेशा उपेक्षा की गई है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? शासक वर्ग को दिया गया है, बुद्धि के आधार पर। देखिए तृष्णा को सबसे कम। शासक वर्ग की निरंकुशता भी इसलिए इसको कह देते हैं और शासन के लिए आवश्यक तत्वों की इसमें उपेक्षा की गई है। जो शासन के लिए आवश्यक तत्व हैं, लगातार उनकी उपेक्षा कर दी गई है। चलिए, ठीक है? आइए, अब हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए अरस्तू का राज्य संबंधी विचार। चलिए, देखिए अरस्तू, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये प्लेटो है, प्लेटो पूरा खत्म हुआ। प्लेटो सभी को समझ में आया, इतना समझ में आया कि आप किसी दूसरे को समझा भी सकते हैं बड़े आराम से। अब देखो अरस्तू का राज्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि अरस्तू बोलते हैं कि एक्चुअली राज्य 3 अंगों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है परिवार, है ना? अरस्तू साहब बोलते हैं सबसे पहले परिवार। परिवार में कौन-कौन होंगे? परिवार में स्त्री और पुरुष, मतलब पति-पत्नी। अब वो पति-पत्नी देखो, ठीक है ना? कोई भी हो सकते हैं, जैसे देखिए मेरा परिवार है तो मैं और मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी मम्मी और पापा, बस भैया तो पति-पत्नी। ठीक है, मैं, मेरी पत्नी, मम्मी और पापा जी और एक परिवार का मुखिया, और इन्होंने सेवक को भी माना है। ठीक है, मतलब दास प्रथा को भी स्वीकार किया गया है। तो परिवार का मुखिया, मुखिया मान के चलिए मेरे दादाजी, मुखिया, मेरे दादाजी और सेवक। इनसे मिलकर परिवार बनता है। ये बात समझ में आ रही है? अरस्तू का राज्य आप समझना। राज्य की सबसे पहली इकाई क्या है? परिवार है। परिवार में स्त्री पुरुष होगा, ठीक है, स्वामी और सेवक होंगे, इन सबसे मिलकर परिवार। इनका काम क्या होता है? संतान की उत्पत्ति करना और उनका पालन-पोषण करना। सीधा-सीधा बोल दिया कि साहब इनका कार्य ये है, संतान उत्पत्ति और पालन-पोषण करना। संतान उत्पत्ति करना, करना और पालन-पोषण करना, पालन-पोषण करना। देखिए परिवार। अब हुआ क्या बच्चे? ठीक है? कई परिवारों से मिलकर एक कुल या फिर कबीले बनते हैं। ठीक है? तो कई परिवारों से मिलकर कुल या कबीले बनते हैं, कुल या कबीले बनते हैं। इन्होंने कहा है कि कई परिवार मिलकर कुल या कबीले बनाते हैं, लेकिन कुल या कबीलों को उन्होंने एक राज्य का कोई अवयव नहीं माना। राज्य का कोई अवयव नहीं माना, कुल या कबीले को उन्होंने कहा है। देखिए बहुत से परिवार मिलकर कुल या कबीले बनाते हैं, लेकिन ये जो बहुत से कुल या कबीले हैं, इनसे मिलकर गाँव बनता है। ठीक है? बहुत से कुल या कबीलों से मिलकर क्या बनता है बच्चे? गाँव बनता है। गाँव बनता है। तो इसको इन्होंने दूसरा स्टेप माना है। कि बहुत से कुल या कबीलों से मिलकर गाँव बनता है। गाँव को इन्होंने सब दूसरा स्टेप माना है। अब ये जो गाँव क्या है? गाँव राजनीति और सामाजिक विकास में, मतलब राजनीतिक और सामाजिक विकास का दूसरा सबसे प्रमुख चरण है। राजनीतिक और सामाजिक विकास में दूसरा सबसे प्रमुख चरण है। राजनीतिक और सामाजिक विकास में दूसरा सबसे प्रमुख चरण है।
प्रमुख चरण क्या है भैया जी? गांव। राजनीतिक और सामाजिक विकास में दूसरा सबसे प्रमुख चरण भैया जी क्या होता है? गांव होता है। गांव का काम क्या होता है बच्चे? ठीक है, गांव एक तो कबीलों को, परिवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनको जो कबीले और परिवार हैं, सुरक्षा प्रदान करता है गांव। ठीक है ना, नंबर फर्स्ट। दूसरा, इनको धार्मिक क्रियाएं करने देता है कि भाई तुम लोग अपनी धार्मिक क्रियाएं करो, जो भी तुम्हारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी तुम्हारी धार्मिक चेतनाएं हैं, जो भी तुम्हारा धार्मिक विश्वास है भाई, ठीक, उनको पूरा करो। उसके बाद फिर तीसरा क्या होता है बच्चे? राज्य। राइट होता है इसमें राज्य। राज्य किससे बनना है? राज्य कई गांव से मिलकर राज्य बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे, कई गांव से मिलकर किसका उद्भव हुआ है? कई गांव से मिलकर राज्य का उद्भव हुआ है, कई गांव से मिलकर राज्य बनता है। सबसे प्रमुख इकाई क्या है? राज्य। राज्य बेसिक विकास की, ठीक है, तीसरी अवस्था है। ठीक है, राज्य बेसिक विकास की तीसरी अवस्था है, लेकिन सबसे प्रमुख इकाई है, केंद्रीकृत इकाई है। ठीक है, विकास की तीसरी अवस्था है राज्य, विकास की तीसरी अवस्था है, परंतु ठीक है, सबसे आवश्यक इकाई है। आवश्यक या केंद्रीकृत इकाई है, आप ये कह सकते हैं, केंद्रीकृत इकाई है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी आप बोल सकते हैं, मतलब सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे केंद्रीकृत इकाई है। राज्य आत्मनिर्भर होता है बच्चे। राज्य का काम है गांव को सुरक्षा देना। राज्य आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। राज्य का काम गांव को सुरक्षा प्रदान करना है, गांव को सुरक्षा प्रदान करना है, राज्य का जो काम है। आ रही मेरी बात समझ में सभी को? ये है, ठीक। हाँ, लिखकर ही पढ़ाएंगे, आप चिंता न करें, लेकिन ठीक है, पीडीएफ अपलोड करवाएंगे, आप चिंता ना करो। मैं इसलिए मैंने बच्चे ये पीडीएफ बनवाई है, ये ध्यान रखना। पीडीएफ का रीजन ही ये बनवाने का, ठीक है ना, कि आपको संपूर्ण पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि आप उस पीडीएफ को रीड आउट कर सकें। अरे पॉलिटी की क्लास ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? इतना परेशान हो जाते हो तुम लोग, मैंने बोला हुआ है, कर देंगे वो। ठीक है, बोला हुआ है मैंने, कर देंगे। प्रभात जी कह रहे हैं बच्चे पढ़ लो, इतना कमेंट मत करो। ठीक है, अच्छा। अब अरस्तु कहते हैं कि राज्य का नेचर कैसा होना चाहिए। अरस्तु बोलते हैं बेटा कि राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, जरा समझना। अरस्तु के अनुसार, कल हमने प्लेटो पढ़ा, बहुत अच्छे समझ में आया। आज अरस्तु, राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो राज्य एक कैसी संस्था है बच्चे? एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य बनेगी, राज्य, ठीक है, तुम लोग बच्चे पैदा करोगे, ठीक है, उनसे कुल बनेगा, कबीले बनेंगे, उन कबीलों के बन जाने से गांव बनेगा, गांव से राज्य बनेगा। रोक के दिखाए कोई राज्य को, राज्य बनेगा ही बनेगा भाई, राज्य बनेगा ही बनेगा। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, बोलते हैं राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? ये क्लियर है? नंबर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो हमारी समझ में आ ही गया कि भाई राज्य एक स्वाभाविक संस्था होती है। दूसरा, अरस्तु बोलते हैं कि देखो एक बात बताओ, अगर किसी भी एक व्यक्ति के मन में ये अंतर्द्वंद है कि परिवार पहले या राज्य पहले, जैसे कई बार होता है कि देश पहले या फिर मेरा धर्म पहले, देश पहले या परिवार पहले, तो आप किसको चुनते हो? देश को चुनते हो। बात समझ में आ रही है? आप देश को चुनते हो कि नहीं? तो ऐसी प्लेटो ने, सॉरी, ऐसी अरस्तु ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के मन में, ठीक है, ये अंतर्द्वंद है कि हु इज द फर्स्ट, स्टेट और मेरा परिवार, तो ध्यान रखना राज्य का स्थान परिवार से पहले आता है। वो बात अलग है कि राज्य बना बाद में है, परिवारों से मिलकर गांव बने हैं, गांव से मिलकर राज्य बना है, लेकिन राज्य का स्थान परिवार से पहले है। सेकंड, राज्य का स्थान परिवार से पहले है, राज्य का स्थान परिवार से पहले है, परिवार से पहले है। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आ रही है कि राज्य का स्थान क्या है? राज्य का स्थान परिवार से पहले है, राज्य का स्थान परिवार से पहले है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य का स्थान परिवार से पहले आता है। तीसरा, राज्य एक अवयव इकाई है। मतलब क्या है अवयव इकाई का? मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है कि राज्य एक अवयव इकाई है और राज्य का स्वरूप जैविक है। मतलब राज्य एक अवयव इकाई है। तीसरी विशेषता, राज्य एक अवयव इकाई है, अवयव इकाई है। और चौथा, राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक अवयव इकाई है और राज्य का स्वरूप कैसा है? एक राज्य का स्वरूप ऑर्गेनिक है, जैविक है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि दो प्रकार के राज्य है, एक ग्राम राज्य, दूसरे नगर राज्य। तो अगर, ठीक है, सबसे उपयुक्त कौन है दोनों में से? अरस्तु के अनुसार एक नगर राज्य है, ठीक है, एक ग्राम राज्य है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जो गांव से मिलकर बना हुआ राज्य है ग्राम राज्य है, जिसमें नगरों की प्रमुखता है, ऐसा राज्य नगर राज्य है। तो ये बोलते हैं कि उद्देश्य की सिद्धि के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, नागरिकों के हित में अगर सबसे अच्छा कोई राज्य है तो नगर राज्य है। तो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर राज्य उपयुक्त है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बोलते हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नगर राज्य उपयुक्त है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नगर राज्य उपयुक्त है, नगर राज्य उपयुक्त। क्या मेरी बात ये समझ में आई? राज्य की प्रकृति, ठीक है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है अकॉर्डिंग टू अरस्तु। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल राज्य कैसी है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। मैं साथ साथ बोला, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य का स्थान परिवार से पहले आता है, राज्य का स्थान, राज्य एक अवयव इकाई है। राज्य का जो स्वरूप है, राज्य का स्वरूप जैविक होता है। और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन से राज्य सबसे बेहतर है? नगर राज्य सबसे बेहतर है, नगर राज्य सबसे उपयुक्त है। ठीक है, प्लीज एक बार बताएंगे।
हाँ जी भाई चैंपियंस। अरे हो जाएगा यार, देखो सुनो, तुम्हारे पास पॉलिटिकल साइंस है, अगर प्रवक्ता के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, मेरी पॉलिटिकल साइंस के अलावा थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत सिलेबस देख लो। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो थोड़ा बहुत पढ़ना है ज्योग्राफी, बस थिंकर्स वगैरह पढ़ने हैं ज्योग्राफी में आपको, जीआईसी प्रवक्ता के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी ये मोर देन इनफ है, अगर इतना भी आप मन से पढ़ लिए ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मोर देन इनफ है वो तुम्हारे लिए। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, देखिए ये तो है अरस्तु के राज्य का नेचर, ये अरस्तु के राज्य की प्रकृति है। प्लीज मुझे एक बात बताना, प्लेटो के राज्य की प्रकृति कैसी थी? प्लेटो का राज्य कैसे था? और तब तक आप मुझे थोड़ी सी अनुमति देंगे कि मैं चाय के शिप लेता रहूंगा एक दो, और मुझे प्लीज बताओ कि प्लेटो के राज्य का नेचर कैसा था? प्लेटो का राज्य कैसा था बताओ यार मुझे, फिर दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलो। चलिए मतलब सभी लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यार तुम लोग पता है होशियार बच्चे मुझे मिल गए। देखो ये बहुत अच्छी बात है, जरा आओ, ठीक है ना? प्लेटो के ठीक है आदर्श राज्य की प्रकृति, ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रकृति है, प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है? तो देखो ये है बच्चे, आदर्श राज्य की प्रकृति है, विशेषताएं, ठीक है? प्रकृति है, विशेषताएं, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसका नेचर है, उसकी विशेषताएं क्या है? आप में से सभी लोग लगभग यही बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे कि दार्शनिकों का शासन है, निरंकुशता सीमित नहीं है, आदर्श राज्य में न्याय है, नागरिकों के 3 वर्ग हैं, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण है, और आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था है। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 चीजें हैं प्लेटो के आदर्श राज्य में, ये 4 चीजें हैं, आप ये बोल सकते हैं ये है उसकी विशेषता। प्लेटो की आदर्श राज्य की विशेषता ये है, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई शिक्षा है, न्याय है, साम्यवाद है और दार्शनिक शासन है। आप में से हर एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अब आप और क्या लेंगे बताओ? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो प्लेटो अरस्तु के, आप धज्जियां उड़ा दोगे उन प्रश्नों की भाई, ठीक है? इसलिए देखो, और दूसरा आप लोग बातचीत इतनी बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है? क्यों इतनी बातचीत करते हो? अरे चुपचाप आप लोग एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्स अवेल करो, बात खत्म। देखिए इतनी जब आपको पता चल गया कि ये कोर्स आपके हित में है, ठीक है? सस्ता कोर्स होने का मतलब ये नहीं होता बच्चे, ठीक है? आप किसी भी कोर्स से कंपैरिजन कर लेना, इनफैक्ट आप सब लोग ठीक है ऑनलाइन में सबके पास डेटा होता है, सब लोगों ने इधर-उधर देख लिया होगा एसएसटी का कोर्स, ठीक है? और देख लिया होगा तो आपको पता भी होगा। आपने यहाँ पर हिस्ट्री के भी लेक्चर्स देखे, आपने ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स देखे, पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर्स देखे, आपने इकोनॉमी का लेक्चर्स भी देखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है? तो ये 4 तत्व हैं एक आदर्श राज्य के, न्याय, शिक्षा, दार्शनिक और ये। और अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे आधार क्या है, ठीक है? प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार नैतिकता है, ज्ञान है, कर्म है और अल्ट्रुइज्म मींस निस्वार्थता है, निस्वार्थता है, ठीक है जी? क्लियर हुआ? सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आई? 3 दिन क्लास रहेगी तो सिलेबस आप चिंता ना करो, ठीक है? एप्लीकेशन पे हमारा शेड्यूल, ठीक है? मैं एप्लीकेशन पर आके बता दूंगा क्या शेड्यूल रहेगा, सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, उसके बारे में कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं तुम्हें। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर समझो, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो सॉरी अरस्तु माफ करना, तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, मतलब क्या है? अरस्तु मानता है बेटा कि जिस प्रकार बीज से निर्धारण होता है पौधे का, मेरी बात समझना, जिस प्रकार बीज से निर्धारण होता है पौधे का, कि कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार का परिवार होगा उस परिवार के जैसे सदस्य होंगे, ठीक है? उन सदस्यों के मिलने से वैसा ही कुल बनेगा, ठीक है? वैसा ही कबीला बनेगा, वैसे ही कबीले के बनने से वैसा ही गांव बनेगा, और वैसे ही गांव के बनने से वैसा ही राज्य बनेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक गांव में कई सारे आईएएस होते हैं, एक गांव से कई सारे प्रशासनिक अधिकारी पीसीएस निकलते हैं, और कई कई गांव आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें कई सारे चोर होते हैं, बुल है, होता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि उस गांव में निवास करने वाले सारे परिवार जो हैं, ठीक है? उन परिवारों के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है? वो सदस्य आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है, सशक्त है, नैतिक है, कर्मठ है। इसलिए उन्होंने चुना कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाएंगे। एक कोई एक बना, उसका अनुसरण करते हुए अन्य लोग भी लगातार उस परीक्षा की तैयारी करने लगे, और उन्होंने भी उस मुकाम को हासिल कर लिया। किसी एक ने चोरी की देखा देखी और भी लोग चोरी करने लगे। ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य कैसे एक स्वाभाविक संस्था है बच्चे? कि वो कहते हैं कि पौधे का रूप उसके बीज से निर्धारित होता है, वैसे ही राज्य का बीज परिवार है। जैसा परिवार होगा वैसा राज्य बनेगा। दूसरा वो बोलते हैं कि राज्य का स्थान परिवार से पहले आता है। ये मैंने आपको बता दिया कि बेशक ठीक है निर्माण के क्रम में राज्य अंतिम है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति को दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसको चुनेगा? राज्य को चुनेगा। राज्य पहले आता है, ठीक है? और राज्य एक अवयव इकाई है। आप लोग पूछ रहे थे इसका मतलब क्या है? अवयव इकाई का मतलब है जिस प्रकार से आपका शरीर कई अंगों से मिलकर बना है, ऐसे राज्य कई अंगों से मिलकर बना है, और प्रत्येक अंग का अलग अलग काम है। हाथ से आप अलग काम करते हैं, पैरों से आप अलग काम करते हैं, मुख से आप अलग काम करते हैं, नाक से आप अलग काम करते हैं, कान से आप अलग काम करते हैं, आंखों से आप अलग काम करते हैं। तो ऐसी राज्य एक अवयव इकाई है। इसका मतलब ये है, ठीक है? लिखो सब लोग, राज्य एक अवयव इकाई है। और जिस प्रकार से शरीर ठीक विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, प्रत्येक अंग का अलग अलग काम होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसी प्रकार एक राज्य विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक अंग का अपना अलग अलग कार्य होता है। लेकिन अवयव इकाई का मतलब और है, ठीक है? मतलब इसके अलावा मैं थोड़ा तुम्हें डिटेल में जाकर समझाता हूँ। अरस्तु बोलते हैं कि शरीर का कोई भी अंग, कान मान लो, अलग हो जाए तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो मृत हो जाएगा। ठीक है? किसी का हाथ कट गया, ठीक है? तो काम है हाथ का, कोई बात नहीं, कट गया, अलग हो जाएगा, मृत हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति राज्य से अलग होकर अपना विकास करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य से अलग होकर अपना विकास करना चाहे नहीं कर पाएगा। उसे विकास करने के लिए राज्य की शर्तों को और राज्य की सीमा और परिधि में आना जरूरी होता है, राज्य की शर्तों को मानना जरूरी होता है। ठीक है? राज्य का स्वरूप जैविक है, वही है। राज्य का स्वरूप जैविक वैसे सभी अंगों से मिलकर जैसे राज्य का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से जैविक है राज्य। ठीक है? राज्य को ऑर्गेनिक मानते हैं। देखिए क्यों ऑर्गेनिक मानते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी चीनी डालोगे, ठीक है, जैसी शक्कर डालोगे, जितनी शक्कर डालोगे दूध या चाय उतनी मीठी होगी, या खीर उतनी ही मीठी होगी, ये कहावत है।
तो ये कहते हैं कि भैया जी इसका स्वरूप जैविक है, जैसे लोग होंगे वैसा राज्य बनेगा, जैसे लोग होंगे वैसा राज्य बनेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो जैसे लोग होंगे वैसा राज्य बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा। और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नगर राज्य उपयुक्त है, बस इतना आपको समझना है कि नगर राज्य अच्छे माने गए हैं। अरस्तु के अनुसार नगर राज्य बेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर ठीक है, मैं 10 मिनट और आपको पढ़ाऊंगा। अरस्तु कहते हैं कि शासक वर्ग में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राज्य देखिए कई प्रकार के होते हैं, बस इसको समझ लेना। शासक वर्ग में शामिल शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राज्य के प्रकार, राज्य के प्रकार। ठीक है, देखो शासक वर्ग में अगर एक व्यक्ति शामिल है तो राज्य कैसा होगा, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति शामिल है तो राज्य कैसा होगा, और सभी व्यक्ति शामिल है तो राज्य कैसा होगा। मेरी बात आप समझ गए? शासक वर्ग में कोई एक व्यक्ति शामिल है तो राज्य कैसा होगा, शासक वर्ग में अगर कुछ व्यक्ति शामिल है तो राज्य कैसा होगा, शासक वर्ग में सभी व्यक्ति शामिल है तो कैसा राज्य होगा। लेकिन पता है तुम्हें, बार बार अरस्तु एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, एक चीज पर हमारा ध्यान खींच कर ले जा रहे हैं। और अरस्तु बार बार जिस चीज पर हमारा ध्यान खींच कर ले जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं अरस्तु कि राज्य का स्वरूप इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी निर्माणक इकाइयां कैसी हैं। राज्य का स्वरूप इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी निर्माणक इकाइयां कैसी हैं। बार बार अरस्तु कह रहे हैं कि नहीं? अरस्तु क्या कह रहे हैं? बार बार यही कह रहे हैं कि राज्य का स्वरूप स्वरूप इस बात से निर्धारित होता है, इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी निर्माणक इकाइयां कैसी हैं। ठीक है, इस बात से राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है कि उसकी निर्माणक इकाइयां, मतलब जैसा परिवार। ठीक है बच्चे, देखो बताओ, जैसा परिवार, अच्छा परिवार भी किससे मिलकर बना? सदस्यों से। तो जैसे सदस्य वैसा परिवार। ठीक है, जैसा परिवार वैसा कुल या कबीला, वैसे कुल या कबीला तो वैसा ही गांव, और जैसा गांव वैसा राज्य। बोलो जैसा गांव वैसा राज्य। तो इसका मतलब है अगर, देखिए यहां से कहानी शुरू होगी। अगर, यहां पर देखो बच्चे, अगर परिवार अच्छा है, नैतिक है, अगर परिवार अच्छा है, नैतिक है, मेरी बात समझना, ये मैथ है बच्चे, ये भी दर्शन, ये कोई रटने की चीज नहीं है। अगर परिवार अच्छा है, अगर परिवार नैतिक है, अगर परिवार नैतिक है, अगर परिवार अच्छा है, तो राज्य कैसा होगा? समृद्ध, या ठीक है ना, राज्य कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक है ना, मतलब परिवार अच्छा है, नैतिक है, तो राज्य होगा संकृत, बोलेंगे आप, संकृत, संकृत, अच्छा राज्य होगा। अगर परिवार, ठीक है ना, अनैतिक है, अनैतिक है, लेकिन सभी परिवार अनैतिक है, तो राज्य कैसा होगा? विकृत होगा। तो राज्य कैसा होगा? विकृत होगा। बस अब यही बात समझनी है। ठीक है, अब यहां पर आप देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सभी लोग समझना। शासक वर्ग में शामिल एक व्यक्ति अगर अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो राजतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, शासक वर्ग में शामिल एक व्यक्ति अगर अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा, तो बेटा राजतंत्र की स्थापना होगी। यहाँ पर राजा जो होगा वो नैतिक होगा, यहाँ पर राजा जो होगा वो लोक कल्याणकारी होगा, यहाँ पर जो राजा होगा वो परोपकारी होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अनैतिक होगा राजा, है ना, राजा कैसा होगा? अनैतिक होगा, तो वहां पर शासन का विकृत रूप आएगा। और ये राजतंत्र किसमें परिवर्तित हो जाएगा? निरंकुश तंत्र में। ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सब लोगों की समझ में आ रही है? ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा भैया? निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। शासक वर्ग में शामिल एक व्यक्ति अगर अच्छा है, नैतिक है, राजतंत्र होगा। लेकिन ये राजतंत्र को अच्छा मानता है, ये मानता है कि वास्तव में, मतलब यहाँ पर ये अपने गुरु के जैसा ही है, यहाँ पर ये प्लेटो को मानता है। ठीक है, कि राजतंत्र अच्छा शासन होता है, क्योंकि राजा के पास शासन की समस्त शक्तियां होती हैं, और वो अगर नैतिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है, हमेशा राज्य की उन्नति के बारे में सोचेगा, हमेशा राज्य की उन्नति के बारे में। लेकिन अगर वह अनैतिक हो गया, देखिए राज्य का विकृत स्वरूप, देखिए एक शासक के होने के आधार पर कैसा हो जाएगा? निरंकुश तंत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन है, तो वह कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहलाएगा। कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन है बच्चे, तो वह कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहलाएगा। इसी को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। इसको मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र को मोनार्की कहते हैं, इसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र है। लेकिन अगर ये कुछ लोग भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं साले, ठीक है बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक धनिक तंत्र बन जाएगा। ये लोग लगातार पैसे वाले होते चले जाएंगे, और ये आम जनता की परवाह नहीं करेंगे। ये धनिक तंत्र बन जाएगा, या फिर वर्ग तंत्र बन जाएगा। वर्ग तंत्र का मतलब है फिर इन्हीं का बेटा, फिर इनका बेटा, फिर इनका बेटा शासन करता रहेगा। अगर शासक समूह में शामिल सभी लोग नैतिक हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग बढ़िया हैं, ईमानदार हैं, तो उसको इन्होंने बोला है कि भाई संयत प्रजातंत्र होगा। उसको इन्होंने नाम दिया है संयत प्रजातंत्र। बात समझ में आ रही है? या मध्यवर्गीय तंत्र नाम दिया है, मध्यवर्गीय तंत्र। और अगर वह अनैतिक हो जाए, अगर वह अनैतिक हो जाए, तो वह भीड़ तंत्र बन जाता है, भीड़ तंत्र। और तुम्हें पता है भीड़ का व्यवहार बुद्धि से नहीं होता, विवेक से नहीं होता, भीड़ का व्यवहार भावनाओं से होता है। तुमने देख लो, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी धर्म को सपोर्ट करती है, लोग अंधे हो जाएंगे। कास्टिज्म को प्रमोट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी कास्ट के नाम पर वोट ले जाती है, विकास के नाम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट लेती है। ठीक है, चुनी हुई उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए इस आधार पर कोई वोट देता नहीं। वोट किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो इसलिए प्रजातंत्र में बोलते हैं अगर अनैतिक है प्रजातंत्र, लोग अनैतिक हैं, तो फिर वो प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, वो प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो एक बार थम्स अप करके बताओ कि ये बात सभी को समझ में आई।
देखिए अच्छे से समझ में आई। देखिए सभी लोगों की ये दिमाग मस्तिष्क में बैठी। चलिए ठीक है। जब ये वीडियो समाप्त हो तो इस वीडियो के लास्ट में आप लिख देना कि अरस्तु, कल तो आपने प्लेटो के बारे में लिखा, आज आप लिख देना कि अरस्तु आपके कितने समझ में आए। आपने अरस्तु और प्लेटो के बीच में एक तुलना भी कर दी, उस तुलना को भी आपने समझा, तो वो